हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। और आज से हम हमारी यूनिट 6 को फिर से शुरू कर रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के आ जाने के कारण थोड़ा डेटा अपडेटेड आपको मिले, इस वजह से इस क्लास को रोक दिया गया था। अब यूट्यूब पर पूरी क्लास जो है हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे, पूरी यूनिट 6 को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखो दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 अभी तक हमने इस पर चर्चा करी थी पिछली कक्षा में। 2024-25 तक का जो डेटा था, इसको हमने ध्यान में रखकर बात करी थी। और हर बार एग्जाम फरवरी या मार्च में होती है, इस वजह से हमने 2024-25 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इसी को टारगेट करते हुए चीजें जो है अच्छे से रेडी करी थी। लेकिन होता क्या है, अब अप्रैल में एग्जाम होगी, इस वजह से अभी जो फरवरी में हमारा आर्थिक सर्वेक्षण और जो बजट आया है 2025-26 का और 26-27 का जो बजट है, इसको भी हमें अब थोड़ा यहाँ पर देखना पड़ेगा। इसलिए यूट्यूब के माध्यम से मैं पूरी यूनिट 6 आपको कंप्लीट करवाऊंगा। इसमें हमारा 2024-25 का डेटा तो रहेगा ही, साथ में हम दोस्तों 2025-26 का बजट भी और आर्थिक सर्वेक्षण भी केंद्रीय स्तर पर भी और मध्य प्रदेश के स्तर पर भी यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। इससे पहले कि यदि आपने क्लास नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने बहुत छोटी छोटी बातों को वहाँ पर डिस्कस किया था। जैसे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, इसका जो इतिहास क्या है उस पर हमने चर्चा करी थी। वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, आकार क्या है। यही नहीं दोस्तों, जीडीपी क्या होता है, जीवीए क्या होता है, प्रथम अनुमान, अंतिम अनुमान, त्वरित अनुमान, है ना, ये सारी छोटी छोटी बातें हमने वहाँ पर अच्छे से देखी थी। इसके साथ साथ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो हम आगे देखेंगे, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्या होता है, ये किस प्रकार काम करता है, हर एक छोटी छोटी बातों को हमने वहां पर देखा था। आज की हमारी इस क्लास में हम प्राथमिक क्षेत्र को देखेंगे। देखो दोस्तों, आपका सिलेबस जो है, इसका हमारा पहला बिंदु दिया हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, करेंट स्टेटस ऑफ एमपी इन इंडियन इकोनॉमी। तो हमें यहाँ पर हमारी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देखना है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। तो इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अब तुलनात्मक अध्ययन भी हम करते हैं तो सारे जो हमारे प्राथमिक क्षेत्र हुए, द्वितीय क्षेत्र हुए, तृतीय क्षेत्र हुआ, इन सब के उप क्षेत्र है, इनको अच्छे से देखते हैं। इसके साथ साथ गरीबी, बेरोजगारी, राजकोषीय घाटा, एफडीआई, पर कैपिटा इनकम, हर एक आयाम जो हम यहाँ पर इस टॉपिक में कवर करते हैं, जो मैं अब यहाँ पर आपको करवाऊंगा। ठीक है, देखो आपको ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ज्यादा से ज्यादा आप हर एक चीज को बेहतर तरीके से क्लियर करते हुए आगे बढ़ो, इसी बात को ध्यान में रखकर मैं हर एक सेगमेंट को एक एक टॉपिक के साथ कंप्लीट कराऊंगा। आज हम केवल प्राथमिक क्षेत्र को देखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र के जितने उप क्षेत्र हैं इनको अच्छे से समझेंगे, और इसके साथ साथ बजट हमारा प्राथमिक क्षेत्र के संदर्भ में क्या कह रहा है, जो अभी हाल ही में आया है ये, और आर्थिक सर्वेक्षण हमारा प्राथमिक क्षेत्र के संदर्भ में क्या क्या बातें कर रहा है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, हम पूर्ण रूप से हमारी यूनिट 6 को कंप्लीट कर पाएंगे। मैं हर एक आयाम आपका यहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगा, विश्वास बना के रखिएगा। अब जो है, कुछ चीजों के कारण जो है, कुछ बातें जैसे आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह आए, फिर भारत का आ गया, फिर हमने मध्य प्रदेश का इंतजार किया, क्योंकि तुलनात्मक रूप से बताना जरूरी रहता है, इसलिए क्लास रोकी। इसी बीच में मैंने आपकी जो हमारी ये एक यूनिट फर्स्ट है, इस पर भी काम चल रहा था, तो इसको बहुत अच्छे से रेडी किया, इसको आप जरूर देखिएगा। मात्र 244 पेज में संकल्पना एवं विचार के साथ साथ संपूर्ण भारत का इतिहास, जिसमें कला साहित्य भी है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और संकल्पना विचार, पूरा सारे बिंदु जो है आप मात्र 244 पेज की इस किताब से कंप्लीट कर सकते हो। 3 से 4 दफा रिवीजन भी कर सकते हो। तो इस काम में मैं लगा रहा, थोड़ा यहाँ पर टाइम हो गया, फिर आपका ये वापस अपडेट करना था, इसको अपडेट किया, तो इस वजह से क्लास जो है थोड़े दिन के लिए रुक गई थी। अब जो है शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। प्राथमिक क्षेत्र के हम सारे आयाम देखेंगे, जिसमें हमारा आर्थिक सर्वेक्षण अभी जो आया ये क्या कहना चाहता है, साथ ही साथ जीडीपी हुआ है ना, मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण जो है जीडीपी के संदर्भ में क्या कहना चाहता है वर्तमान में हमारे राज्य के संदर्भ में, है ना, बजट क्या कहता है, इसको भी हम यहाँ पर साथ में देखेंगे। हर एक चीज में इतने सारे आयाम के साथ आपको बताऊंगा, ताकि आपका किसी प्रकार से कुछ छूटेगा नहीं, है ना। देखो एक बात और ध्यान रखिएगा, हमें पढ़ना है यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, है ना। जैसे मान लो आज मैं आपको शुरू करवा रहा हूँ प्राथमिक क्षेत्र, है ना, ये हो गया हमारा प्राथमिक क्षेत्र, थोड़ा सा समझिएगा। अब इस प्राथमिक क्षेत्र के सारे आयाम, आर्थिक सर्वेक्षण क्या कहता है ये यहाँ पर देखेंगे, बजट जो है ये क्या कह रहा है, जो 25-26 में आया हमसे, 2024-25 का जो आर्थिक सर्वेक्षण था वो प्राथमिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों के लिए क्या कह रहा है ना। बजट जो है उस समय का 25-26 वाला
वो हमारी प्राथमिक क्षेत्र के लिए क्या क्या बातें कह रहा है। और कुल मिलाकर हमारा जो सिलेबस है, इस सिलेबस में प्राथमिक क्षेत्र से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारी बातें हम आज की इस क्लास में देखेंगे। मतलब हमारा सारा जो है यहाँ पर हम हर एक बात जो है प्राथमिक क्षेत्र को ध्यान में रखकर अपडेट करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, आगे हमारी शिक्षा हुई, चाहे स्वास्थ्य, कौशल, एमएसएमई, है ना, भारतीय कृषि, भारतीय उद्योग, है ना, इसके साथ साथ भारतीय सेवा क्षेत्र, आरबीआई वाला सेगमेंट, जो वाणिज्यिक बैंक हैं उन पर चर्चा करेंगे। हर एक आयाम जो है यहाँ इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे कि हमारा 25-26 वाला भी कंप्लीट होता रहे और हमारा 24-25 वाला भी, ताकि यदि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे या यहाँ से भी किसी प्रकार से प्रश्न बने तो हम बेहतर तरीके से कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं अब हमारी इस क्लास को। और सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र की, है ना। हर एक छोटी छोटी बातें मैंने आपको बता रखी है, केवल अब आपको यहाँ पर अपडेट करना है हर एक बात को। पिछली कक्षाएं नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलो देखो दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की कुछ हाइलाइट्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, फिर आऊंगा मैं प्राथमिक क्षेत्र पर। तो ये है हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, और यह जो है मध्य प्रदेश के बजट के आकार के लिए कुछ बात कह रहा है कि मध्य प्रदेश का जो बजट है, इस बजट का आकार हर बार जो है धीरे धीरे क्या है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 2022-23 में कितना था दोस्तों, 246,693 करोड़ रुपए, है ना। तो 2,46,693 रुपए जो है उस समय था। फिर ये 2023-24 में थोड़ा बढ़ा, 278,886 करोड़ रुपए हुआ। ठीक है, फिर थोड़ा अगर आगे और देखें तो 2024-25 में 328,364 करोड़ रुपए हुआ। फिर 25-26 का जो बजट अनुमान आया है, इसका आप ध्यान रखिएगा 3,75,337 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर ऐसे धीरे धीरे जो है हमारा बजट जो है क्या है, बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एक हाईलाइट है, आपको इस हाईलाइट पे काम करना है ना। और राजस्व व्यय की यदि मैं बात करूं तो 2021-22 में यह 15.49% था, जो बढ़कर 2025 और 2026 में कितना हो गया दोस्तों, 17.13%। तो राजस्व व्यय कितना हो गया है 2025-26 में, 17.13%। इसी प्रकार दोस्तों जीडीपी के यदि हम प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय को देखें तो यह वर्ष 2021 और 2022 में 3.48% था, जो बढ़कर कितना हो गया दोस्तों 2024-25 में 4.32%। लेकिन 2025-26 में यदि हम इसको देखें तो अब जो है ये 4.87% होने का अनुमान बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बजट की हाईलाइट है, इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, बजट का आकार है हमारा जो धीरे धीरे बढ़ता गया है। इसी बजट में एक और बात ध्यान रखिएगा, जेंडर बजट। थोड़े दिन पहले ही जब हमने क्लास शुरू करी थी उसमें मैंने आपको इसको अच्छे से समझाया था, तो इसमें भी थोड़ी वृद्धि है। देखिएगा जेंडर बजट जो है अभी 2025-26 में बढ़कर कितना हो गया दोस्तों, 1,23,624 करोड़ रुपए। ये भी आप ध्यान रखना, जो कुल बजट का कितना है, तो जेंडर बजट जो है हमारे कुल बजट का कितना है दोस्तों, 29.4%। कुल बजट का मतलब इतना बजट है अभी हमारा, ये अनुमान है। और इसका हम कितनी बात कर रहे हैं यहाँ पर, 29.4% क्या है, जेंडर बजट है। ध्यान रखना लगभग कितना, 30%। ऐसे मोटा मोटा अनुमान लगा लिया करो, एग्जाम में कभी ऑप्शन आसपास के इतने तो नहीं आएगा 27, 28, कभी 15, 20, 25, 30 ऐसे आ जाए तो उस हिसाब से भी आप सही आंसर तक पहुंच पाओ। ठीक है, ये अप्रोच रखना है। ठीक, चलो यदि मैं बाल बजट की बात करूं, है ना, बाल बजट कब से प्रारंभ हुआ है, तो ये 2022-23 से प्रारंभ हुआ है, और इसके अंतर्गत 2025-26 तक कितना हो गया है आवंटन, 60% से अधिक। ठीक है, इतनी इसमें वृद्धि हुई है, तो ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, है ना। समृद्ध मध्य प्रदेश विजन @2047, जैसे हमारा विकसित भारत @2047 वाला कॉन्सेप्ट है, मेंस में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, देख लीजिएगा वहां पर, है ना। यूट्यूब पर भी क्लास है और एप्लीकेशन पर भी है। थर्ड पेपर का पार्ट है मैंने कंप्लीट करवाया है, और अभी 2026 को ध्यान में रखकर शुरू करी थी वो बैच, तो उसको भी अब कंटिन्यू जो है समय जैसे प्रीलिम्स का खत्म होगा हो जाएगी वो क्लास भी शुरू, है ना। तो ऐसे हमने हमारे मध्य प्रदेश को भी विकसित करना है 2047 तक। तो यहाँ पर ये भी एक हाईलाइट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि समृद्ध मध्य प्रदेश विजन @2047 में जो महिलाओं की श्रम बल भागीदारी है, अब श्रम बल भागीदारी जो है इसमें कितना दोस्तों, कितना इसको प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, तो 70%।
और जो बाल कुपोषण है, बच्चों में जो बीमारियां वगैरह पैदा होने के साथ ही जो मिलती है, इनको कम करने का जो है हमारा लक्ष्य क्या है, 5% से कम करने का रखा गया है। तो ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखना, ये भी हमारा एक लक्ष्य है और ये हमारा आर्थिक सर्वेक्षण का क्या है, एक हाईलाइट है ना। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी की सारी आयाम जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है पिछली पिछली कक्षा में, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, अंतिम अनुमान क्या है, प्रथम अनुमान क्या है, स्थिर या वास्तविक कीमत क्या होती है, वर्तमान या प्रचलित कीमत या मूल्य क्या होता है, हर एक बात बहुत छोटी छोटी मैंने आपको समझाई है। अब यहाँ पर केवल हम डेटा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जहां पर बहुत सारी चीजें बताने की होती है वहां पर मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा, परेशान मत होना। देखो, पहले हम केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की बात करते हैं। अब मन में आ रहा होगा कि 2023-24 याद करूं या 2024-25 याद करूं या अभी जो 2025-26 वाला आ गया इसको याद करूं। बहुत सारे प्रश्न मन में आ रहे हैं, लेकिन परेशान नहीं होना है। ये याद नहीं कर पाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें और इसमें जो वृद्धि हुई है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसमें और इसमें जो वृद्धि हुई है, जैसे कि ये वृद्धि जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ये वृद्धि कितनी हुई है ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अभी जो 25-26 में यदि आप जीडीपी का ये देखोगे आकार, तो ये पूर्णतः डेटा अभी आपको प्राप्त नहीं हुआ है भारत के स्तर पर। तो इसको थोड़ा सा आप टेंशन फ्री हो जाइए, यहाँ तक नहीं पूछेगा, ठीक है। आप 2024-25 का जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये जो मैं बात बता रहा हूँ इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये 23 का बता रहा हूँ, 23-24 का स्थिर या वास्तविक कीमत पर जीडीपी कितना है और वृद्धि दर कितनी हुई है, और वर्तमान या प्रचलित कीमत पर जीडीपी कितनी है और वृद्धि कितनी हुई है, ये बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 23-24 के अनुसार, ठीक है। 24-25 जो है इसके अनुसार क्या है, ये डेटा भी आपको ध्यान रखना है और इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। 25-26 वाले पे मत जाना, नहीं पूछेगा, अभी हाल ही में आया है और डेटा इस तरह भी पूरी तरीके से पर्याप्त है नहीं, जितना हमने समझा है उस आधार पर मैं बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पर उलझना मत, सिर्फ इतना ध्यान रखो 24-25 में यदि हमारे जीडीपी का हम आकार देखें केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार स्थिर या वास्तविक कीमत पर, तो ये कितना है, 184.88 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। और वर्तमान या प्रचलित कीमत पर कितना है, 324.11 लाख करोड़ रुपए। तो यहाँ पर इस डेटा को ध्यान रखना, ये बात आप अच्छे से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन 2023-24 का भी देखना हो, याद कर पाओ, तो स्थिर या वास्तविक कीमत पर 173.82 लाख करोड़ है और इसमें जीडीपी वृद्धि दर कितनी हुई है, 8.2%, ठीक है। और यदि मैं वर्तमान या प्रचलित मूल्य की बात करूं तो 295.36 लाख करोड़ है और इसमें जीडीपी वृद्धि हुई है 9.6%। एक बात अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूं तो यहाँ पर आपको ये जो 25-26 वाला डेटा मैंने काटा है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखो 2023-24 दिया है, 2024-25 दिया है, अब हमें 2025-26 भी ध्यान रखना होगा। कैसे रखना होगा, हर एक बात मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। 25-26 का जो रहेगा ना हमारा, देखो ये जो है डेटा, एक तो ये डेटा आपको मिलेगा, ठीक है। अब इस डेटा के अतिरिक्त आपको 2024-25 का अभी जो आर्थिक आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 आया है उसमें आपको त्वरित अनुमान के रूप में दिखेगा, है ना। देखो समझाता हूँ, अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखो 2024-25 में जीडीपी इतना रहा है, ठीक है। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मैं आपसे बात कह रहा हूँ, ठीक है, कि मध्य प्रदेश की जीडीपी 2024-25 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार ये बात बताई गई थी। ये उस समय बताई गई थी जब आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 आया था, लेकिन अब 2025-26 जो आया है इसमें ऐसा बताया जाएगा कि 2024-25 में किस पर दोस्तों, स्थिर या वास्तविक कीमत पर मध्य प्रदेश की जीडीपी कितनी रही है, तो वो बताएगा दोस्तों आपको 7,23,000 के अराउंड, ठीक है। लेकिन वो बताएगा आपको त्वरित अनुमान, त्वरित अनुमान के अनुसार, ठीक है। ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आगे आपको कंफ्यूजन होने वाला है। कैसे होने वाला है समझिएगा। ये कहानी आपको यहाँ तक पिक्चर क्लियर हो गई कि हमें 25-26 का डेटा यहाँ पर ध्यान याद नहीं रखना है,
हमें केवल याद रखना है 24-25 का, जो आपने यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं यदि देखूं तो मुझे यहाँ पर 23-24 का डेटा भी दिया हुआ है, 24-25 का डेटा भी दिया हुआ है, और जो अभी आर्थिक सर्वेक्षण आया है मध्य प्रदेश का उसमें हमें 25-26 का डेटा भी दिया हुआ है। तो हमारे लिए इससे ज्यादा थोड़ा मध्य प्रदेश का महत्व हमारे एग्जाम में ज्यादा रहता है, इसलिए हमें इसको थोड़ा और अच्छे रूप से देखना पड़ेगा। देखो 2023-24 यहाँ पर मैं स्थिर या वास्तविक कीमत पर बात कर रहा हूँ। 2023-24 में ये पूरा जो डेटा है 2023-24 के अनुसार बता रहा हूँ। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में जीडीपी जो है लगभग कितनी 6,71,636 करोड़ रुपए रही थी, ठीक है। ये 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण हमसे कहता था। याद रखना हो तो ठीक है, नहीं भी रखो तो कोई बात नहीं। फिर 2024-25 ये हमें याद रखना है। अब ये याद रखें तो इसमें दो बातें आ रही है कि जब 2024-25 में आर्थिक सर्वेक्षण आया था मध्य प्रदेश का, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि 2024-25 में जीडीपी 7,12,260 करोड़ रुपए रही है, ठीक है। ये बात हमें 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में लिखी हुई मिली थी। लेकिन अब 2025-26 का जब हमारा आर्थिक सर्वेक्षण आया है तो 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण हमें क्या कहता है दोस्तों, किस पर हमने बात करी अभी, स्थिर कीमत पर, ठीक है। देखो एक बार और देखना, अभी हमने सॉरी इस पर बात करी थी 7 लाख ये रहा, ठीक है। इस पर हमने बात करी थी स्थिर या वास्तविक कीमत पर। 2024-25 में ये जो हमारा डेटा कितना 7,12,260 था, है ना, ये 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण हमसे कहता था। लेकिन अभी जो 2025-26 में हमारा मध्य प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, ये हमसे क्या कहता है कि जो ये जीडीपी है ना, और ये जीडीपी भी किस पर दोस्तों, स्थिर कीमत पर। अभी हमने स्थिर कीमत ही देखी थी। अब इसमें कितना बता रहा है कि 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर कीमत, जिसे हम 2011-12 के रूप में देखते हैं, कितना अनुमानित है 7,81,911 करोड़, ठीक है। जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के त्वरित अनुमान में ये क्या बता रहा है, 2024-25 के त्वरित अनुमान में, नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों, 7,23,724 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर यह जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की झलक है, जिसमें हमारा 2024-25 में जीडीपी कितना बताया है त्वरित अनुमान के अनुसार 7,23,724 करोड़, ठीक है। तो ये 7,23 बता रहा है, और जब हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 आया था उसमें ऐसा बताया गया था कि 24-25 में मध्य प्रदेश की जीडीपी कितनी है 7,12,260 करोड़। तो आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। त्वरित अनुमान के अनुसार यदि आपसे पूछे तो ये बढ़ जाएगा 7,23 हो जाएगा, और यदि आपसे केवल आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार स्थिर कीमत पर मध्य प्रदेश की जीडीपी कितनी रही है 24-25 के अनुसार, तो 7,12,260 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा ऐसे कि 2025-26 का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसमें 2024-25 में यह कितनी रही है त्वरित अनुमानों के अनुसार, ऐसा बताया गया है कि 7,23,000 जो है बताया गया है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस प्रकार डेटा इतना सारा ऊपर नीचे रहता है, आपको तो केवल उठा के पढ़ना है किसी भी संस्था का या किताब का विश्वास करके। लेकिन जब व्यक्ति इन सब चीज़ों को देखता है बनाने के टाइम, जब चीज़ें समझता है, तो उसमें बहुत सारा डेटा जो है ऊपर नीचे होता है। तो थोड़ा सा आप भी इसको समझने की कोशिश करना कि जो 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण आया है ये ऐसी बात कर रहा है कि जो स्थिर कीमत पर मध्य प्रदेश की जीडीपी जो है वो देखो 2025-26 में कितनी है दोस्तों, 7,81,911 करोड़। जो 2024-25 में कितनी बता रहा था त्वरित अनुमान के अनुसार 7,23,724 करोड़ रुपए। और यही यदि 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण, ये तो 25-26 का आर्थिक सर्वेक्षण बता रहा है, लेकिन 2024-25 में जब आर्थिक सर्वेक्षण आया था 2000 2024-25 का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि 7,12,260 करोड़ रुपए,
ठीक है, इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार फिर बता रहा हूँ, एमपी का हमें आर्थिक सर्वेक्षण जो है 25-26 ये डेटा बताता है कि जो जीडीपी है राज्य की स्थिर कीमत पर 2025-26 में कितनी अनुमानित है, 7,81,911 करोड़। और यही आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ये बात बोल रहा है कि 2024-25 का जो त्वरित अनुमान यदि मैं देखूं तो उस समय हमारी स्थिति 7,23,23,724 करोड़। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये वृद्धि भी बताएगा जो मैं आगे आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा स्थिर कीमत पर। इसी प्रकार यदि हम प्रचलित कीमत पर बात करें या वर्तमान कीमत पर बात करें तो ये हमारा 2022-23 का डेटा है, सॉरी 23 का। ठीक है, 23 का डेटा के अनुसार मध्य प्रदेश की जीडीपी इतनी थी। ठीक है, 24-25 के अनुसार यदि मैं मध्य प्रदेश की जीडीपी की बात करूं तो कितनी है दोस्तों, 15,03,395 करोड़। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण कौन सा बता रहा है दोस्तों, 2024-25 बता रहा है। ठीक है, और 2024-25 में 2023-24 की तुलना में इतनी वृद्धि हुई है, ये बात हमसे बता रहा है। आपको ये डेटा याद नहीं रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2024-25 के बाद अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 आया है इसका डेटा आपको वापस ध्यान रखना होगा। और इसका डेटा जब आप देखने जाओगे तो ये डेटा आपको परिवर्तित रूप में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अनुमानों पर आधारित होता है, प्रथम अनुमान, अंतिम अनुमान, इस रूप में जो है डेटा सामने आता है और वही डेटा हम उस समय देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2024-25 के अनुसार जीडीपी कितनी रही है दोस्तों, 15,03,395 करोड़। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन अब हमें 2025-26 का भी ध्यान रखना है। तो ये तो है दोस्तों हमारा वर्तमान या प्रचलित कीमत पर। ठीक है, अब समझना, यहाँ पर आप फिर से वर्तमान या प्रचलित कीमत पर जब जाओगे, वो भी 25-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, तो आप पाओगे कि जो वित्तीय वर्ष 25-26 है इसके अग्रिम अनुमान में, ठीक है, अग्रिम अनुमान के अनुसार मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव पर 16,69,750 करोड़ रुपए अनुमानित है। ये अनुमानित है, देखो ये अनुमानित है 16,69,750 करोड़। तो इसी से मिलता जुलता आपको यहाँ पर मिलेगा ये वाला डेटा। ठीक है, ये है हमारा प्रचलित या वर्तमान कीमत पर, ये रहा। कितना है दोस्तों यहाँ पर, अभी 15 है। ठीक है, लेकिन अब कितना बता रहा है, 24-25 में तो 15,03,395 करोड़ था, जो 2025-26 में अब बढ़कर कितना हो गया है दोस्तों, तो अब बढ़कर हो गया 16,69,750 करोड़ रुपए। ये डेटा है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये भी जो है आर्थिक सर्वेक्षण, यह भी जो है त्वरित अनुमान की बात कर रहा है कि 2024-25 में जो है कितना दोस्तों, 2024-25 में ये जो त्वरित अनुमान लगाया गया था उसके अनुसार यह जो है 15,02,428 करोड़ रुपए रहा था। तो ये जो है एग्जैक्ट है। ठीक है, इतना यह रहा था। अब हमने जो उस समय आर्थिक सर्वेक्षण जो आया था उसमें जो अनुमान लगाया गया था, तो आर्थिक सर्वेक्षण ने अनुमान लगाया था कि मध्य प्रदेश की जीडीपी 2024-25 में कितनी थी, 15,03,395। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 हमें ये बताता है, लेकिन 2024-25 के बाद जब 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण आया है तो उसमें फिर पाया गया है कि 2024-25 में जब यह डेटा यदि हम देखें तो ये कितना रहा है, लगभग आप देख रहे हो 1,000 ऊपर नीचे पा रहे हो आप, यहाँ पर 15 लाख, उसमें 3,000 है, यहाँ पर 15,02,428 करोड़ रुपए रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, इस बात को थोड़ा विशेष रूप से समझिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि सीधा सीधा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रचलित कीमत पर या वर्तमान कीमत पर या स्थिर कीमत पर किसी प्रकार से भी कुछ पूछे तो आप ये वाला डेटा ध्यान रखिएगा, 2024-25 वाला, ये स्थिर या वास्तविक कीमत पर है और यह जो है प्रचलित कीमत पर है। ठीक है, और यदि हमारा 25-26 का आर्थिक सर्वेक्षण त्वरित रूप से 2024-25 में कितनी जीडीपी रही है, तो ये इतनी रही है, और स्थिर कीमत पर ये इतनी रही है। दोनों बात यहाँ पर ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये है इन दोनों की वृद्धि। ठीक है, इस वृद्धि को देखिएगा कि प्रचलित कीमत पर विगत वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 11.14% की वृद्धि अनुमानित की गई है, और यदि स्थिर कीमत पर यदि मैं बात करूं तो पिछले वर्ष की तुलना में 8.04% की वृद्धि अनुमानित
की गई है। दोनों बात बहुत अच्छे से आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, मध्य प्रदेश का बजट। अब हमने यहाँ पर दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भी डेटा समझ लिया कि जीडीपी कितनी है, ठीक है। 2023-24 के अनुसार भी हमने देखा, 2024-25 के अनुसार भी देखा, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भी देख लिया जो 25-26 में आया है। अब जो बजट है 26-27 वाला, अभी जो हाल ही में आया है, ये हमारी जीडीपी के लिए क्या बात करता है। तो देखो, दो बात ध्यान रखना। यह जो है 2025-26 में इसका ऐसा मानना है कि ये देखो डेट थोड़ा सा डिलीट, इसको ध्यान रखना, ये कोया है। 16,69,750 करोड़ रुपए, ये जो है 2025-26 में बजट जो है अनुमानित किया गया था। बजट अनुमान जो 2025-26 है उसके अनुसार हमारी जीडीपी कितनी बताई गई है, 16,69,750 करोड़। यही डेटा हमारा आर्थिक सर्वेक्षण भी बता रहा है। देखो ध्यान रखना, 2025-26 जो है इसमें जो बजट अनुमान है उसके अनुसार 16,69,750 करोड़ रुपए जो है हमारे राज्य की जीडीपी बताई गई थी। और आर्थिक सर्वेक्षण भी हमारा यही कह रहा है। देखो, ये है आर्थिक सर्वेक्षण, और ये आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2025-26 का, यह भी जो है प्रचलित कीमत पर कितना बता रहा है, जीडीपी 16,69,750 करोड़। तो इस बात को आप ध्यान रखना, 16,69,750 करोड़ रुपए, ठीक है। ये 2025-26 के बजट अनुमान के अनुसार हमारी जीडीपी थी। और अब जो है 2026-27 का जो है बजट, इस बजट अनुमान के अनुसार हमारी जीडीपी कितनी बताई गई है मध्य प्रदेश की, ध्यान रखना दोस्तों, इसको हटा दो, 18,48,274 करोड़ रुपए, नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें वृद्धि देखो, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 10.69% की वृद्धि अनुमानित है। इस बात को भी आप यहाँ पर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें यहाँ पर हो गई है। नीचे इसमें वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय बताई गई है। ये मैं जब पर कैपिटा इनकम समझाऊंगा उस समय ध्यान रखना, लेकिन फिर भी यदि नोट डाउन करनी है, हाईलाइट है ये भी। तो 2023-24 में कितनी थी, 1,39,713 रुपए, और 2024-25 में कितनी थी, 1,52,615 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आई है मध्य प्रदेश की बजट अनुमान के अनुसार। ये जो बजट आया है 2026-27 इसके अनुसार। तो आई होप पूरी कहानी आपको यहाँ पर क्लियर हुई होगी। देखो दोस्तों, एक बार और बता रहा हूँ, हमने क्या देखी, जीडीपी देखी। थोड़ा आप इस बात को और अच्छे से समझिएगा। जीडीपी देखी, ठीक। अब जीडीपी हमने दो रूप में देखी, एक हमारे भारत के संदर्भ में देखी और एक हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखी, ठीक है। अब जब हमने भारत के संदर्भ में देखी तो हमारे लिए 2023-24 का डेटा हमारे सामने आया कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 क्या कहता है, तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि इतना डेटा हम याद नहीं रख सकते। 2024-25 का है हमारे सामने, और 2025-26 का भी हमें आर्थिक सर्वेक्षण आया है, उसमें दिया है या नहीं दिया है। तो आप इसको थोड़ा सा क्या कर दो, स्किप कर दो। आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, ये वाला ध्यान रखना है 2024-25 का जीडीपी भारत के संदर्भ में, ठीक है। 23-24 याद मत रखिएगा। लेकिन यदि मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूं तो मेरे पास 2023-24 का डेटा भी है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण का जो 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण है उसका डेटा भी है, और 2025-26 का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया उसका डेटा भी है, और बजट जो आया है उसका भी मेरे पास डेटा है, ठीक है। ये सारे आर्थिक सर्वेक्षण है, ठीक है। इधर तो मैंने बात कर ही दी है। तो आपके सामने 2023-24 का दिया है, 24-25 का दिया है, 25-26 का दिया है, और बजट का भी दे दिया है 26-27। ये सारा हमें जीडीपी जो है, जीडीपी के लिए हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में डेटा दिया हुआ है। हमने ये पढ़ा, हमें लग रहा है कि इसको थोड़ा रोक दिया जाए। क्यों रोक दिया जाए, क्योंकि हमारे पास और भी इतना सारा डेटा, लेटेस्ट डेटा जो है दिया हुआ है। तो इसको यदि हम स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब 2024-25 की हमारी बात आएगी तो 2024-25 को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन जो 2024-25 में हमें बात कही गई थी वो हमें सीधी सीधी जो है हमारे सामने लिखी हुई है, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। देखो, ये है 2024-25 की कहानी, ये यहाँ पर 2024-25 की कहानी है। आर्थिक सर्वेक्षण उस समय आया था तो हमारी जीडीपी ये बताई गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद प्रचलित कीमत पर, और ये जो है स्थिर वर्तमान कीमत पर जो है इतनी बताई गई थी 2024-25 में जब हमारा आर्थिक सर्वेक्षण आया था। लेकिन अब फिर से जो है हमारा 25-26 में जब अभी आर्थिक सर्वेक्षण आया तो इसमें डेटा जो है बदल दिया गया,
थोड़ा सा अनुमान रहता है, तो थोड़ा ऊपर नीचे जो है हमारे सामने डेटा आया है, तो ये डेटा भी हमें ध्यान रखना होगा त्वरित अनुमान के रूप में। ठीक है, तो ये हमारी पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। अब हमें ध्यान क्या रखना है, ये बात भी यहाँ पर अच्छे से समझिए। देखो ध्यान क्या क्या रखना है दोस्तों, तो ये तो हमने हटा दिया है। 24-25 हमें टू द पॉइंट, यदि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कितनी जीडीपी बताई गई थी, तो वो दोनों बॉक्स है ही, लेकिन 25-26 के अनुसार बताए, तो 25-26 का डेटा मैंने आपको बता दिया है। और उसके नीचे ही जस्ट हमने अभी बजट अनुमान को भी देख लिया है कि बजट अनुमान के अनुसार जो है जो 2026-27 में जो बजट आया है, इसमें हमारी जीडीपी कितनी बताई गई है, तो ये भी हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो ये जीडीपी वाला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलो अब थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय क्या कहता है। दोस्तों जीडीपी हमने देखी है भारत के संदर्भ में, तो जीडीपी को हमने वहां पर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देखा था। अब हम यहाँ पर भारत की जीडीपी को किसके संदर्भ में देख रहे हैं, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार। इसकी पूरी कहानी मैंने इससे पहले जो क्लास ली थी उसमें बता दी थी, बहुत बेसिक सी बात थी, बहुत सारी चीजें मैंने वहां पर आपको बताई थी। ठीक है, चलो अब यहाँ पर भारत में यदि हम 2023-24 का डेटा देखें फिर से, तो यहाँ पर इतनी सारी ये जो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय हमसे बात बताता है कि स्थिर या वास्तविक कीमत पर कितनी जीडीपी रही, 176.51 लाख करोड़ रुपए, है ना। और यही यदि वर्तमान या प्रचलित कीमत पर देखूं तो 301.23 लाख करोड़ हो जाएगी। 2024-25 की यदि मैं बात करूं तो 187.97 हो जाएगा, और यहाँ पर 330.68 लाख करोड़ हो जाएगा। तो हमारे लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है, मिलता जुलता है ये उससे, जो हमने भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण देखा था उससे मिलता जुलता है, ज्यादा अंतर नहीं है। यदि आपसे प्रश्न में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी स्थिर कीमत पर कितनी रही, तो आपको ध्यान रखना है, और वास्तविक वर्तमान या प्रचलित कीमत पर कितनी रही ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये है। अब इसमें वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ पर देखा जाए तो 6.5% की हुई है, और यदि वर्तमान या प्रचलित कीमत पर देखें तो 9.8% की वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ दोस्तों 2025-26 का यदि मैं प्रथम तिमाही जो अप्रैल से जून तक है, इसमें यदि अनुमान देखूं तो 7.8% की यहाँ पर स्थिर या वास्तविक कीमत पर वृद्धि हुई है, और 8.8% की यहाँ पर वर्तमान या प्रचलित कीमत पर जीडीपी के संदर्भ में वृद्धि हुई है भारत के क्षेत्र में, भारत के संदर्भ में। ठीक है, चलो जीडीपी का आकार थोड़ा समझते हैं दोस्तों। आईएमएफ और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट क्या कहती है, इसके बारे में मैंने बता दिया है। आईएमएफ क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, डब्ल्यूईओ क्या है, हर एक बात हमने उस दिन समझी थी। और इसके अनुसार भारत वित्त वर्ष 2028 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आईएमएफ और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट क्या कहती है कि जो हमारा भारत है ये वर्ष 2028 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और 2030 तक 6.307 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगा। इसने ऐसा अनुमान लगाया है, इस बात को ध्यान रखना। यदि मैं 2025 से 2030 तक की अवधि के लिए अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में बात करूं तो कितना दोस्तों, 10.2% की वार्षिक नाम मात्र विकास दर जो है हमारी यहाँ पर देखी गई है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, इसे संदर्भ में रखने के लिए ये सारी बातें इतनी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये सब हमने बात करी थी। थोड़ा सा यहाँ पर एक और जो है विकास दर याद रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार हमारी जो विकास दर है या वृद्धि दर है कितनी रही है, ध्यान रखना। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विकास दर 6.8 से 7.2% के बीच रहने की संभावना है। इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का डेटा है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बात को थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। फोर्ब्स के अनुसार 2025 में जो है भारत कितने ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बन गया है, 4.19 ट्रिलियन। इंपॉर्टेंट है, हमारा भारत जो है कितने ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था है, 4.19 ट्रिलियन, है ना। और यह जो है ऐसा हमारा चौथा सबसे बड़ा राष्ट्र है, और इससे पहले अमेरिका है जो लगभग 30.51 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था है। सेकेंड नंबर पर चीन है जो लगभग 19.23 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था पर बैठा है, और तीसरा हमारा जर्मनी है 4.74 ट्रिलियन, और फिर आता है हमारा भारत चौथे नंबर पर। ठीक है, ये देखो इस बात को भी मैंने बहुत अच्छे से बताया है
कि पीपीपी के आधार पर भारत विश्व की अर्थव्यवस्था, जीडीपी के आधार पर भारत विश्व की अर्थव्यवस्था, सब छोटी छोटी बातें मैंने वहां पर आपको बताई है। पीपीपी क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है, परचेसिंग पावर पेरिटी क्या होता है, इन दोनों में किस प्रकार से अंतर रहता है, हर एक आयाम हमने कवर किए हैं इससे पहले की क्लास में। छोटे छोटे अंतर जो आपको वहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा जीवीए के बारे में भी अब जानते हैं, ठीक है। देखो जीवीए को थोड़ा सा देख लेते हैं। और यदि मैं बात करूं करेंट प्राइस पर, ठीक है ना, वर्तमान कीमत पर यदि जीवीए को देखें हम भारत के संदर्भ में, तो ध्यान रखना प्राथमिक क्षेत्र में 2023-24 में इतना योगदान था, 2024-25 में कितना हो गया दोस्तों, 19.7%, ठीक है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। द्वितीय क्षेत्र यहाँ पर यदि हम देखें 25.9%, जो 2024-25 में 55.3% हो गया है। इसी प्रकार तृतीय क्षेत्र जो है 54.4% से बढ़कर 55% हो गया है, ठीक है। ये ध्यान आपको यहाँ पर रखनी है। ये स्रोत है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार, और ये है वर्तमान कीमत पर। इसी प्रकार जीवीए का योगदान यदि देखें हम भारत के संदर्भ में कि भारत में इसका योगदान, तो स्थिर कीमत पर यदि हम प्राथमिक क्षेत्र का देखें 2023-24 में, तो 16.69% था, जो अब 16.38% रह गया है। द्वितीय क्षेत्र 28.77% था, जो 28.69% हो गया है। और 54.54% जो हमारा तृतीय क्षेत्र था, अब बढ़कर कितना हो गया है, 54.92%। यह भी जो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, ठीक है। आपको ये डेटा याद रखना है 24-25 वाला, ठीक है। अब देखो ये पूरा डेटा जो है ना दोस्तों, थोड़ा सा इस पर भी एक बात और अच्छे से समझिएगा। ये तो आपको 24-25 वाला प्राथमिक क्षेत्र में इतना है, द्वितीय क्षेत्र में इतना है, तृतीय क्षेत्र में इतना है ना, ये जो है वर्तमान कीमत पर है। इसी प्रकार स्थिर कीमत पर इतना था, है ना, ये 16, 28, 54 है ना, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में। एक इंपॉर्टेंट बात जो है अपडेटेड है, थोड़ा सा ध्यान रखना, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, सॉरी 25-26 के अनुसार। देखो थोड़ा सा इस बात को नोट डाउन कीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये डेटा आपसे पूछा भी जा सकता है ना, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। अब जो आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2025-26 का, ये मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूँ, अभी हमने जीवीए को देखा किसका कितना योगदान है। हम भी यदि यहाँ पर देखें कि जो कृषि है तथा इससे संबंधित क्षेत्र हुए, उद्योग हुए और सेवा क्षेत्र हुआ, इसका जीडीपी में योगदान, अभी हमने जीवीए में योगदान देखा, यहाँ पर थोड़ा सा जीडीपी में आप देखिएगा। देखो ये आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें यदि हम प्रथम 6 माही वित्त वर्ष 2025 की यदि हम देखें, इसी प्रकार 26 की हम प्रथम 6 माही को देखेंगे, तो यहाँ पर हम पाएंगे कि देखो कृषि तथा इससे संबंधित क्षेत्र जो है कितना प्रतिशत योगदान देता है जीडीपी में, 14%, जो अभी बढ़कर 2026 में घटकर जो है क्या हो रहा है दोस्तों, कम हो रहा है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र में क्या देख रहे हैं हम, कमी देख रहे हैं। इसी प्रकार उद्योग 24.5% था, जो थोड़ा और कम हुआ है 2026 के अनुमान में। यदि हम लगाएं छः माही यदि हम वित्त वर्ष 26 की देखें, तो ये 24.3% है। और सेवा क्षेत्र जो लगभग 52.6% था, अब जो है यह और इन 6 महीनों में बढ़ा है वित्त वर्ष 26 में, कितना हुआ है, 53.6%, ठीक है। इतना ध्यान रखना। अब थोड़ा सा और समझना, ये है दोस्तों अंतिम अनुमान। अनंतिम अनुमान मतलब प्रारंभिक रूप से जो अनुमान बोले जाते हैं वो है ये, है ना। तो इसको समझिएगा, वित्त वर्ष 25 में प्राथमिक क्षेत्र या कृषि तथा इससे संबंधित जो क्षेत्र है, इसका जीडीपी में योगदान 16.3% है, ठीक है। फिर जो है यदि मैं बात करूं द्वितीय क्षेत्र की, तो ये 24.6% है। और सेवा क्षेत्र जो है लगभग कितना हो गया दोस्तों, 49.9%। अब वित्त वर्ष 26 का जो प्रथम अग्रिम अनुमान है, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार 15.2% प्राथमिक क्षेत्र योगदान देता है जीडीपी में, 24.3% द्वितीय क्षेत्र योगदान देता है भारत की जीडीपी में, और 51.1% योगदान देता है सेवा क्षेत्र भारत की जीडीपी में। तो ये बात आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जीवीए हमने देखा है जो भारत के संदर्भ में योगदान देता है, और ये जीडीपी है जिसे हमने अभी यहाँ पर देखा है कैसे कैसे किस प्रकार से जो है वृद्धि और कमी हुई है। तो इस डेटा को भी आप जोड़ लीजिएगा, ये 25-26 का डेटा है, ठीक है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 जो है उसके अनुसार मैं ये बात बता रहा हूँ। ठीक है, चलो यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई थी। अब थोड़ा सा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जो है इसके अनुसार कैसे कैसे वृद्धि हुई है इन सारी बातों को देख लेते हैं। फिर 2025-26 के अनुसार किस प्रकार कृषि तथा इससे संबंधित क्षेत्र में वृद्धि हुई है उनको भी देख लेंगे। तो यदि मैं 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण की बात करूं तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र में वित्त वर्ष 2025 में देखो ध्यान रखना, यह जो है वित्त वर्ष 25 की बात कर रहा है, इसके अनुसार जो है 3.8% की वृद्धि होने की संभावना है। ठीक है, और औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि होने का अनुमान है और सेवा क्षेत्र में 7.2% की वृद्धि होने का अनुमान है। तीनों बातों को यहाँ पर ध्यान रखना। यह हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 क्षेत्रवार कितनी वृद्धि होगी उसका अनुमान लगा रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में यदि जीवीए की मैं बात करूं, ध्यान रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब मैं किसकी जीवीए की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर फिर हमारे सामने 23-24 का डेटा है ना। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि हमें करना क्या है। फिर हमारे सामने 23-24 का डेटा आया, 24-25 का डेटा आया और अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है 25-26 का, उसके अनुसार फिर हमारे पास 25-26 का भी डेटा प्राप्त हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है, 23-24 को थोड़ा हम स्किप कर सकते हैं, ध्यान रखना है हमें 24-25 का। ठीक है, इस बात को आप बेहतर तरीके से ध्यान रखिएगा। देखो ये भी जो है वर्तमान मूल्य पर भी है और स्थिर मूल्य पर भी है। तो प्राथमिक क्षेत्र में यदि मैं वर्तमान मूल्य की बात करूँ तो 44.36%, द्वितीय क्षेत्र में 19.03% और तृतीय क्षेत्र में 36.61% की जो है उस समय जो है यह योगदान देता था। यदि हम यहाँ पर स्थिर कीमत पर बात करें 2024-25 की, इसको हम याद नहीं रख रहे हैं, तो यहाँ पर 35.37%, 24.63% द्वितीय क्षेत्र में और 40% जो है हमारा तृतीय क्षेत्र योगदान देता था स्थिर मूल्य पर। ठीक है, ये हमारा 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण हमसे कहता था। पर अब होता क्या है दोस्तों, आ गया हमारे सामने 25-26 का डेटा। अब 25-26 का डेटा है तो इसको आप बेहतर तरीके से ध्यान रखिएगा। प्रचलित कीमत पर यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश में जीवीए में योगदान की, तो यहाँ पर प्रचलित कीमत पर प्राथमिक क्षेत्र जो है 43.09% का योगदान देता है, ध्यान रखिएगा। द्वितीय क्षेत्र 19.79% का, तृतीय क्षेत्र जो है 37.12% का यहाँ पर क्या करता है दोस्तों, योगदान देता है। आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय मध्य प्रदेश शासन का ये स्रोत है। इसके माध्यम से मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में जीवीए के संदर्भ में यदि प्रचलित कीमत पर बात करूं तो प्राथमिक क्षेत्र इतना प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्र इतना और तृतीय क्षेत्र इतना। जो 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार इसमें हम परिवर्तन देखते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 2024-25 में यह 44.36 था, फिर 19.03%, फिर इधर लास्ट में 36.61% था, जो अब लगभग बढ़ गया है। ठीक है, देखो थोड़ा मैं आपको यहाँ पर और मोटा मोटा तीनों के बारे में लिख देता हूँ तो आपको यहाँ पर ध्यान रहेगी। यदि मैं स्थिर या प्रचलित कीमत पर बात करूँ तो प्रचलित कीमत पर दोस्तों है ना, ध्यान रखना, प्रचलित कीमत पर जो है 2024-25 में 44.36%, 44.36% हुआ करता था। द्वितीय क्षेत्र जो है 19.03% योगदान दिया करता था और हमारा जो तृतीय क्षेत्र है ये 36.61% योगदान दिया करता था। जो लगभग अब सभी में हम क्या वृद्धि देख रहे हैं, केवल प्राथमिक क्षेत्र में थोड़ी कमी आई है। ठीक है, चलो देखो ये इसके अतिरिक्त यदि हम स्थिर कीमत पर देखें तो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र जो है हमारा 35.37% योगदान देता था। कितना दोस्तों, 35.37% योगदान देता था 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। द्वितीय क्षेत्र हमारा कितना प्रतिशत योगदान देता था, तो द्वितीय क्षेत्र यहाँ पर हमारा दोस्तों 24.63% देता था, 24.63%। ये डेटा आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। और हमारा जो तृतीय क्षेत्र है वो लगभग 40% यहाँ पर योगदान देता था। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। दोनों बात एक बार लिख लीजिएगा, दोनों बात एक बार ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि जीवीए हमारा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सकल मूल्यवर्धन जो है इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको अच्छे से जान लीजिएगा।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्थिक सर्वेक्षण, ये वाला बिंदु भी। और अभी मैं आपको फिर बता रहा हूँ 23-24 वाले पर इतना ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, लिख दिया है, याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख पाओ तो ये आपके सामने है। ठीक है, अब इनकी कमी कितनी हुई, वृद्धि कितनी हुई, ये आप यहाँ पर अच्छे से निकाल सकते हो। मैंने आपका काम यहाँ पर आसान कर दिया है। ठीक है, चलो अब जीवीए भी यदि हम सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार देखें तो इसमें भी हम पाएंगे 2024-25 में ये इतना योगदान है 171.87 का, और वर्तमान या प्रचलित कीमत पर लगभग 300.22 लाख करोड़ रुपए तक की यह योगदान देता है। ठीक है, और वृद्धि कितनी हुई तो 6.4%, यहाँ पर स्थिर कीमत पर, और वर्तमान कीमत पर 9.5% की वृद्धि हुई। इतना सारा डेटा आपको ध्यान नहीं याद रखना है, आपको ये चार्ट जरूर याद रखना है दोस्तों, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और मैंने ये आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से बता दिया है। ठीक है, चलो अब प्राथमिक क्षेत्र पर आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जो पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर करता है, और इसको हमने और अच्छे से इससे पहले की कक्षा में देख लिया था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो प्राथमिक क्षेत्र है हमारा, इसमें क्या क्या इसके उप क्षेत्र है, इसे हम यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं। देखो, यदि मैं मध्य प्रदेश में और भारत में दोनों में यहाँ पर तुलनात्मक रूप से अध्ययन करूँ जीवीए के संदर्भ में कि कृषि क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन, तो यहाँ पर ध्यान रखना 2024-25 का डेटा हमारे पास है, और इसको थोड़ा देखिएगा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के सकल मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमत पर कितना है दोस्तों 16.38%, और वर्तमान कीमत पर है 19.7%। ठीक है, इसी प्रकार मध्य प्रदेश में वित्त वर्ष 24-25 की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमत पर 35.37% है, और वर्तमान कीमत पर 44.36% है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 44.36 वाला, ये वाला है ना, थोड़ी देर पहले हमने इस पर चर्चा करी थी। तो यहाँ पर कृषि से संबंधित बात कर रहे हैं अब हम, है ना, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र के सारे उपक्षेत्र हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना, कृषि का जीवीए में योगदान भारत के संदर्भ में स्थिर कीमत पर इतना है और प्रचलित कीमत पर इतना है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में स्थिर कीमत पर इतना और प्रचलित कीमत पर इतना, वित्त वर्ष 24-25 के अनुसार ये बात मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो फिर अब थोड़ा सा इन क्षेत्रों में जो प्राथमिक क्षेत्र के जो उप क्षेत्र हैं इनका भारत के संदर्भ में योगदान। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में यदि मैं योगदान देखूं 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, तो कृषि, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य सब मिलाकर कितना दोस्तों 18% योगदान करते हैं प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना, वो 24-25 का डेटा था और ये 25-26 का डेटा है, तो यहाँ पर सारी बातें आपके सामने क्लियर है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। कृषि हुआ, पशुधन हुआ, वानिकी और मछली पकड़ना, ये वाला जो प्राथमिक क्षेत्र जो है, इसमें प्रथम छमाही में, जिसमें वित्त वर्ष की प्रथम छमाही की यदि मैं बात करूं 2025 की, तो कितना प्रतिशत जो है ये जीडीपी में योगदान देता है, सॉरी कृषि क्षेत्र जो है कितना जो है इसमें वृद्धि हुई है, तो 2.7% की इसमें वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 26 के लिए 3.6% की इसमें वृद्धि हुई है। यदि अनंतिम अनुमान की बात करूं वित्त वर्ष 2025 की, तो 4.6% की वृद्धि का यहाँ पर अनुमान है, और प्रथम अग्रिम अनुमान की बात करूं तो वित्त वर्ष 26 के लिए 3.1% की वृद्धि होने का अनुमान है प्राथमिक क्षेत्र में भारत के संदर्भ में। ये बात यहाँ पर ध्यान रखना, और प्राथमिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों का योगदान लगभग कितना है दोस्तों 18% है, किसमें आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो है डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अब मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में दलहन के उत्पादन में 35.26% तथा तिलहन के उत्पादन में 7.80% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये डेटा है 2024-25 का। अब मैं आपको यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, ये पहले 2024-25 के बताऊंगा, फिर आपको अभी हाल ही में जो आर्थिक सर्वेक्षण आया 25-26 उससे भी तुलना करवाऊंगा। अभी आप बस मोटा मोटा इसको ध्यान रखिएगा। धान की खेती के क्षेत्र में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इंपोर्टेंट इतना नहीं है। मक्का के उत्पादन में 6.75% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, ये बात भी थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखना। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 हमसे कह रहा है। ठीक है, अब कुछ परिवर्तन हुए हैं, कुछ वृद्धि हुई है, तो प्राथमिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों में
इनका जो प्रदर्शन रहा है मध्य प्रदेश के संदर्भ में वो हम यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं। देखो फसलों में 2024-25 में कितना प्रतिशत है फसल? 30.90%। कितना परिवर्तन हुआ है? इतना परिवर्तन हुआ है। पशुधन इतना है 23-24 का, इसका तो डेटा हम देख ही नहीं रहे हैं। 23-24 7.45%, वानिकी 2.19%, मत्स्य और जलीय कृषि 0.52%, खनन और उत्खनन 3.25%। तो ये जो है इनका प्रदर्शन रहा है 2024-25 में। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार फसलें इतनी थी, पशुधन इतना, वानिकी, मत्स्य जलीय और खनन उत्खनन ये इतना इसका डेटा है। परिवर्तन आप इसमें ध्यान रखिएगा मत। वृद्धि दर भी आप इतनी इसमें ध्यान रखिएगा मत। क्यों नहीं रखिएगा? क्योंकि इसका डेटा मैं आपको और अभी बता रहा हूँ। देखो बात समझना मेरी, यहाँ तक की कहानी समझ है आपको बहुत अच्छे से। यहाँ से मैं अब आपको आर्थिक सर्वेक्षण का हर एक आयाम यहाँ पर कवर करवाऊंगा। वृद्धि दर वगैरह ये जो है सारी आपको वहाँ और यहाँ कुछ अंतर मिलेगा, बस आपको देखना है एक बार कैसे जो है हमें पूरी यहाँ पर प्रिपेयर करनी है ये पूरी क्लास, ठीक है। और ये पूरा टॉपिक देखो, सबसे पहले थोड़ा समझना, अभी जो मैं आपको ये डेटा नहीं बता रहा हूँ ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ, इनका कोई औचित्य है नहीं, कभी नहीं पूछेगा ये, लेकिन आपको एक अनुमान रहे वृद्धि कमी इसलिए ये डेटा दिया हुआ था। अब चूंकि 2023-24 का डेटा हमें इतना नहीं देखना है क्योंकि हमारे सामने 2024-25 भी है और 2025-26 भी है, तो आपने यहाँ पर ये योगदान देख लिया, ठीक है। इनका प्रदर्शन ऐसा ऐसा रहा है, प्रचलित भाव पर इनमें इतनी वृद्धि हुई है और स्थिर भाव पर इनमें इतनी वृद्धि हुई है। आपको यहाँ पर क्या देखना है? सबसे मेन बात सर्वाधिक वृद्धि दर देखनी है प्रचलित भाव पर भी और सर्वाधिक वृद्धि दर देखनी है स्थिर भाव पर भी। किसमें? कृषि के उप क्षेत्रों में। आपसे सीधे सीधे ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कृषि क्षेत्र जो है इसके जो उप क्षेत्र है, इस उप क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस उप क्षेत्र में देखी गई है? फसल में, पशुधन में, वानिकी में या मत्स्य पालन में या खनन उत्खनन में? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, सर्वाधिक वृद्धि हुई है मत्स्य और जलीय कृषि में। सर्वाधिक वृद्धि स्थिर कीमत पर भी मत्स्य और जलीय कृषि में हुई है और सर्वाधिक वृद्धि प्रचलित भाव पर भी किसमें हुई है? मत्स्य और जलीय कृषि में, ठीक है। तो ये सर्वाधिक वृद्धि जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। मोटा मोटा आपको पूरा यह जो है अनुमान यहाँ पर रखना है। हर एक डेटा आप याद नहीं रख सकते, इसीलिए मैंने आपका काम यहाँ पर आसान किया है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जो प्राथमिक क्षेत्र के उप क्षेत्र हैं, इन सभी उप क्षेत्रों में वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में देखी गई? तो मत्स्य और जलीय कृषि, ठीक है। ये डेटा आपको ध्यान रखना। देखो प्रचलित कीमत पर भी आप पा रहे हो सबसे ज्यादा इसमें, स्थिर कीमत पर भी आप पा रहे हो सबसे ज्यादा इसी में, ठीक है। इसलिए बहुत सारा डेटा हमें छोड़ना है, जो याद रखना है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ऊपर वाली चीजें मैं आपको आगे बता चुका हूँ, इसलिए मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखना, एक प्रश्न यहाँ से बनता है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, या मध्य प्रदेश में फसल उत्पादन किस फसल में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, या मध्य प्रदेश का क्रम कौन सा है, चना में, सोयाबीन में, गेहूं में, इस प्रकार से प्रश्न बनता है। लेकिन एक कंफ्यूजन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है वो भी मैं भी आपको यहाँ पर क्लियर करवा रहा हूँ, समझिएगा थोड़ा सा बात अच्छे से, क्योंकि इंपोर्टेंट बिंदु है, यहाँ से प्रश्न बनता है। देखो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बेटा ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है, ये बात आपको पता है। मैंने क्या किया है यहाँ पर 2025-26 का जो है आर्थिक सर्वेक्षण वो क्या डेटा बता रहा है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इससे क्या हो जाएगी? इससे हमारी तुलना हो जाएगी, ठीक है। तुलना हो जाएगी हर एक बात की। देखो यहाँ पर 2024-25 के अनुसार कुल दलहन में, चना में और सोयाबीन में हमारा मध्य प्रदेश पहले नंबर पर हुआ करता था। ये ध्यान रखना, हमारा मध्य प्रदेश जो है चना, सोयाबीन और कुल दलहन में पहले नंबर पर हुआ करता था। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार है। कभी हमसे ये पूछ ले कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार चना उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो हम बोल देंगे प्रथम स्थान। लेकिन यही बात थोड़ी सी आगे बढ़ाकर वो आपसे पूछ ले कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार चना उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आप कहाँ आओगे दोस्तों? सेकेंड नंबर पर, क्योंकि हम अब कहाँ आ चुके हैं? चना के उत्पादन में सेकेंड नंबर पर।
बस यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। यदि वो आपसे पूछ लेगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आप 24-25 के अनुसार बता दोगे मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार आपसे पूछ ले कि सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आप फिर वहां बता देना महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा एमपी कहाँ पर आ चुका है, अब सेकेंड नंबर पर। समझ रहे हो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो बात यही है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपसे प्रश्न कैसे पूछेंगे इस रूप में मैं जरूर बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अब चने में भी हम सेकेंड हो गए, सोयाबीन में भी अब हम सेकेंड हो गए, लेकिन कुल दलहन की अभी भी मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पर भी हम कुल दलहन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर था, आज भी हमारा कुल दलहन में मध्य प्रदेश जो है दोस्तों क्या है, पहले नंबर पर है। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखना, और सेकंड नंबर पर है महाराष्ट्र। ठीक है, ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ सीधी सीधी यहीं से आप नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना या समझ लेना, क्योंकि ऐसे प्रश्न बनेंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी बात खत्म हुई। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कुल गेहूं की यदि मैं बात करूं और कुल खाद्यान्न, तो कुल यदि मैं गेहूं और कुल खाद्यान्न की बात करूंगा तो द्वितीय स्थान पर है हमारा मध्य प्रदेश और पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 25-26 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है इसके अनुसार गेहूं की बात करूंगा तो सेम बात यही आएगी कि पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर है पंजाब। लेकिन कुल खाद्यान्न में वापस में जाऊंगा तो यहाँ पर फिर मैं पाऊंगा उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है और मध्य प्रदेश भी पहले नंबर पर। मतलब हमारा जो 2024-25 में इसको लेकर जो डेटा दिया हुआ है वो सेम है 2025-26 के लिए। ठीक है, लेकिन यदि मैं कुल तिलहन की बात करूंगा, कुल तिलहन में हमारा मध्य प्रदेश किस स्थान पर है दोस्तों, दूसरे नंबर पर है, और पहले नंबर पर कौन है, राजस्थान। कुल तिलहन में यदि मैं बात करूं तो पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर है हमारा मध्य प्रदेश। और यहाँ पर यदि मैं कुल तिलहन की बात करूंगा तो पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर वही हमारा मध्य प्रदेश है, और तीसरे नंबर पर है दोस्तों महाराष्ट्र। पहले तीसरे नंबर पर तेलंगाना हुआ करता था, अब क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र है। ये बात ध्यान रखना, कुछ किताबों में अभी भी यहाँ पर गलत दिया हुआ है, परेशान मत होना, इसको एक बार और ऑफिशियली चेक कर लेना। ठीक है, ये हो गया। चलो आगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं मोटे अनाज की, रेपसीड या सरसों, इनकी बात करते हैं। तो मोटे अनाज में 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश जो तृतीय स्थान पर था, पहले नंबर पर था राजस्थान। ठीक है, लेकिन अब मैं मोटे अनाज की यहाँ पर बात करूँ, देखो यहाँ पर 2 से 3 चीजें हैं, एक मोटे अनाज है और एक रेपसीड और सरसों है। तो पहले मोटे अनाज की बात करते हैं। मोटे अनाज में हम तीसरे नंबर पर है, ठीक है, और सरसों और रेपसीड में भी हम तीसरे नंबर पर है। ठीक है, पहले नंबर पर राजस्थान है। थोड़ा समझिएगा, मोटे अनाज की यदि मैं बात करूं, थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं, ये रहा। मोटे अनाज के अनुसार पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर है कर्नाटक और तीसरे नंबर पर है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पर मोटे अनाज में अभी भी हमारा स्थान तीसरा बताया हुआ है और पहला राजस्थान। तो मोटे अनाज के लिए तो सही है, लेकिन रेपसीड और सरसों की यदि मैं बात कर दूं, यहाँ पर हम रेपसीड और सरसों में तीसरे नंबर पर है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, और पहले नंबर पर तो राजस्थान ही है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर आकर फिर देखता हूँ रेपसीड या सरसों, तो पहले नंबर पर जो है राजस्थान तो है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश भी है, तीसरे नंबर पर हरियाणा भी है, लेकिन हमारा मध्य प्रदेश कहाँ गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो 24-25 में हम रेपसीड और सरसों में हमारा तीसरा स्थान हुआ करता था, अब वो तीसरा स्थान किसने ले लिया है दोस्तों, हरियाणा ने ले लिया। अब हम यहाँ से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, मक्का के उत्पादन में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है दोस्तों, कर्नाटक। तो कर्नाटक पहले नंबर पर हुआ करता था मक्का के उत्पादन में, अब मक्का के उत्पादन में दोस्तों कौन आ जाएगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश आ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। पहले कर्नाटक हुआ करता था, अब हमारा मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आ गया है। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा मध्य प्रदेश मक्का के उत्पादन में पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर आ गया है अब कर्नाटक, और तीसरे नंबर पर आ गया है बिहार, जो पहले क्या हुआ करता था दोस्तों, हमारा तृतीय स्थान हुआ करता था। पहले हम मक्का के उत्पादन में तीसरे नंबर पर थे, अब हम पहले नंबर पर हैं। ठीक है, चलो लास्ट है दोस्तों मूंगफली। मूंगफली में हमारा तीसरा स्थान है और पहला स्थान है गुजरात का।
तो मूंगफली में हमारा तीसरा स्थान है, तो मूंगफली को आप यहाँ पर तीसरे स्थान के रूप में ही ध्यान रखना। ये कहाँ है मूंगफली, ये रहे मूंगफली, पहले गुजरात और तीसरे नंबर पर है हमारा मध्य प्रदेश। तो आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और यहाँ से प्रश्न बनते भी है और मैंने यहाँ पर आपको तुलनात्मक रूप से सारी बातें बता दी है। ठीक है, अब शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा दूसरा उपक्षेत्र कृषि वाला जो है, फसल वाला तो हो गया। अब हम पशुपालन को एक बार अच्छे से देखते हैं, एनिमल हस्बेंड्री को थोड़ा सा जानते हैं। देखो समझना दोस्तों, तुलनात्मक रूप से यहाँ पर हम भारत और मध्य प्रदेश दोनों का जो है अध्ययन करते हैं। दूध उत्पादन में भारत विश्व में पहले नंबर पर है और दूसरा स्थान यूएसए का है, तीसरा स्थान पाकिस्तान का है। और शीर्ष दूध उत्पादक राज्यों की बात करूं तो उत्तर प्रदेश 16% के साथ पहले नंबर पर है, राजस्थान 14% के साथ दूसरे नंबर पर है और 9% के साथ हमारा मध्य प्रदेश है। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का डेटा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। फिर गुजरात है और फिर महाराष्ट्र है। ठीक है, 2023-24 के अनुसार कुल दूध उत्पादन जो है इतना हुआ है भारत का और इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यहाँ पर इतना है और इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आपको इतना सारा डेटा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। दुनिया का लगभग 25% दूध उत्पादन हमारा अकेला भारत करता है। आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश का। पशुधन या पशुपालन की मैं बात करूं, भारत के संदर्भ में नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा मध्य प्रदेश के संदर्भ में। ठीक है, स्थिर कीमत पर 2023-24 में मध्य प्रदेश में पशुधन का योगदान इतना था और प्रचलित कीमत पर इतना था। अभी आपको ये ध्यान जो है नहीं रखना है। ठीक है, दूध उत्पादन मध्य प्रदेश में तृतीय स्थान है, ये आप जानते हो। ये 2024-25 का डेटा हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, 20वीं पशु गणना जो है उसके अनुसार 2019 के अनुसार प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन की उपलब्धता इतनी है, ये ध्यान रखना। 21वीं पशु गणना के बारे में मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 ये डेटा भी अब यहाँ पर भूल जाना आप। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में दूध उत्पादन 4% बढ़कर प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी हो गई दोस्तों, 652 ग्राम। कितनी हो गई? ये कब का डेटा है, 2024-25 का डेटा है। ठीक है, लेकिन अब आपको थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखना है। पहले तो ये ध्यान रख लो कि भैंसों का जो है दूध में उत्पादन कितना है, कुल दूध के उत्पादन में 48% योगदान है। अब थोड़ा सा आप 2025-26 का जो डेटा है इसको भी एक बार देख लीजिए। देखो पशुपालन वाली बात यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी हमने प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता देखी थी, जो अब बढ़कर कितना हो गई है, 707 हो गई है। ठीक है, जो 652 ग्राम हुआ करती थी प्रतिदिन की, अब 2025-26 के डेटा के अनुसार 707 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। एक बात तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए। दूसरा ध्यान रखिएगा, दूसरा आपको यहाँ पर इसके जो रेट है, वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है वो थोड़ा सा देख लीजिए। देखो यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में पशुधन एवं डेयरी विकास के लिए पहले तो कितने रुपए जो है बजट के लिए अनुमानित किया गया है, प्रावधानित किया गया है, 2483.17 करोड़ रुपए। ठीक है, और पशुधन का जीवीए में योगदान मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो पहले 7.08% हुआ करता था, जो बढ़कर कितना हो गया दोस्तों, 7.22% है। लेटेस्ट डेटा है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और प्रचलित भाव पर यदि जीवीए देखा जाए तो 1,0845 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,13,913 करोड़ रुपए हो गया है। और इसमें वृद्धि दर यदि प्रचलित भाव पर देखें तो 12.96% की वृद्धि दर बताता है और स्थिर भाव पर यदि हम देखें तो 10.81% की यहाँ पर वृद्धि दर देखी गई है। ठीक है, दूध उत्पादन में जो 213.26 लाख टन से बढ़कर अब कितना हो गया दूध उत्पादन दोस्तों, 225.95 लाख टन हो गया है, जो 5.95% की वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, और प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता मैंने आपको बताई दी है, 707 यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये बात, आप यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, ये हमने 24-25 का भी देखा और 25-26 का भी देखा। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा तुलना। फिर हम मत्स्य पालन देख लेते हैं। मत्स्य पालन यदि हम देखें 2023-24 में भारत ने 18.40 मिलियन टन रिकॉर्ड मछली उत्पादन हासिल किया, जो वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र रहा है। ठीक है, और वैश्विक उत्पादन का लगभग 8% है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
ये डेटा हमारा एमपी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो 2024-25 में मध्य प्रदेश ने 3,81,000 टन रिकॉर्ड मछली उत्पादित किया और वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मत्स्य पालन में लगभग 14.85% की वृद्धि हुई है। ये हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 हमसे मत्स्य पालन के संदर्भ में कह रहा है। लेकिन यदि हम 2025-26 का मत्स्य पालन देखें तो 2025-26 का हमारा मत्स्य पालन क्या है, इसको थोड़ा यहाँ पर समझिएगा। देखो, मत्स्य एवं जलीय कृषि का प्रचलित भाव पर योगदान 0.58% से बढ़कर 0.61% हो गया है। प्रचलित भाव पर जीएसवीए 8,230 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार 9,532 करोड़ रुपए हो गया है, जिसमें प्रचलित भाव पर वृद्धि दर 15.81% की हुई और स्थिर भाव पर 12.27% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मत्स्य क्षेत्र ने 99% जल क्षेत्र का विकास किया और वित्तीय वर्ष 2024-25 में मत्स्य बीज उत्पादन 21,776.68 लाख करोड़ स्टैंडर्ड फ्राई, जो इसका लक्ष्य था 92.63% तथा मछली उत्पादन 4,45,364.08 टन, जिसका लक्ष्य 98.97 रहा है। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान रखने जैसी बात है। वर्ष 2024-25 के त्वरित अनुमान के दौरान मत्स्य क्षेत्र का जीवीए में योगदान प्रचलित मूल्य तथा स्थिर मूल्य पर क्रमशः 17.94 एवं 16.62% रहा है। त्वरित अनुमान के अनुसार ये बात 2024-25 नहीं 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण हमसे कहता है। ठीक है, तो मत्स्य पालन की बात यहाँ पर खत्म होती है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 24-25 का हमने यहाँ पर मत्स्य पालन देख लिया है और 25-26 का भी हमारा मत्स्य पालन देख लिया है। ठीक है, अब हम दोस्तों देखते हैं सब्जी उत्पादन। सब्जी उत्पादन ये जो है मध्य प्रदेश में जो फसल है उस टॉपिक में मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। मध्य प्रदेश में कृषि जो है उसमें हम ये सारे आयाम बहुत अच्छे से देखेंगे अपडेटेड डेटा के साथ। लेकिन यहाँ पर मोटा मोटा देख लो कि भारत जो है सब्जी के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर आता है, पहले नंबर पर चीन आता है और मध्य प्रदेश जो है सब्जी उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखना, इससे पहले उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आते हैं। ठीक है, और सब्जियों के क्षेत्रफल के आधार पर यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश में सब्जियों का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 12.85 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। ठीक है, तो ये उधर में अच्छे से समझाऊंगा। खाद्यान्न उत्पादक राष्ट्रों की बात करो तो देश जो है खाद्यान्न उत्पादक राष्ट्रों में तीसरे नंबर पर है, पहला चीन है और दूसरा यूएसए है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी खाद्यान्न उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 24 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन में 0.3% की गिरावट हुई है और भारत विश्व के कुल अनाज उत्पादन में 11.6% का योगदान देता है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो कुल खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का, है ना। खाद्यान्न उत्पादन हमने देखा ही था और गेहूं के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले पर है और दूसरे पे हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर पंजाब है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में अनाज उत्पादन में 1.15% की गिरावट हुई है। ये बात भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। थोड़ा सा खाद्यान्न उत्पादन और इन फसलों की यदि यहाँ पर उत्पादन की बात हुई है तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर जान लेते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा यदि हम यहाँ पर जाने तो ये है फसलों की पूरी कहानी। ठीक है, इन फसलों की कहानी को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। मध्य प्रदेश और भारत के संदर्भ में हमने अभी तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया। अब आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार मध्य प्रदेश में इनकी स्थिति क्या है फसलों। मध्य प्रदेश में फसल एक टॉपिक है दोस्तों, यूनिट 4 में भी और हमारे यूनिट 6 मध्य प्रदेश में कृषि, ये भी एक बिंदु है। थोड़ा सा इसको इत्मीनान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो, जीवीए में फसलों का योगदान वित्तीय वर्ष 2024-25 में 31.44% था, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 30.17% हो गया है। नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रचलित भाव पर इसका मूल्य
4,47,476 रुपए से बढ़कर 4,76,024 करोड़ रुपए हो गया है। वृद्धि दर की यदि मैं बात करूं तो प्रचलित भाव पर 6.38% की वृद्धि हुई है और स्थिर भाव पर 0.57% की वृद्धि हुई है। वृद्धि दर भी याद रखना फसलों की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और राज्य में कुल फसल उत्पादन में 7.66% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि फसल क्षेत्रफल में 2.48% की सीमित कमी भी देखी गई है। खाद्यान्न फसलों के क्षेत्रफल में 4.39% की क्या देखी गई है दोस्तों, कमी देखी गई है। और इसी के परिणाम स्वरूप इसके उत्पादन में भी 14.68% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। देखो दोस्तों, यहाँ पर कमी के बावजूद भी हमारे यहाँ पर जो है फसल उत्पादन में जो है क्या है, वृद्धि देखी गई है। खाद्यान्न फसल के उत्पादन में क्षेत्रफल में कमी है लेकिन उत्पादन में बराबर वृद्धि हुई है, ठीक है। वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन में 10.29% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो 2023-24 में 60,773 टन से बढ़कर 2024-25 में 67,028 टन हो गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 1000 टन में दिया हुआ है ना, ये यूनिट थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलो, अब दोस्तों यहाँ पर फसलों की हमने बात करी, अब और भी कुछ बिंदु हैं जो आपको यहाँ पर देखने हैं। देखो समझिएगा, ये प्राथमिक क्षेत्र में हमने फसल देखा था, अब इसमें और डेटा जो है वो आपको यहाँ पर देखना है। हमने 2024-25 का सारा लगभग मत्स्य पालन देख लिया था, सब्जी उत्पादन देख लिया था, खाद्यान्न उत्पादक राष्ट्र हम देख रहे थे, फिर हमें फल देखना है बस, और फल के बाद हमें ये सारे आयाम कवर करने हैं। तो दोस्तों समझना मेरी बात, अभी हम खाद्यान्न उत्पादक राष्ट्र की बात कर रहे थे, जिसमें हमने भारत का खाद्यान्न स्तर देखा, फिर हमने प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो फसलें हैं ये भी खाद्यान्न का ही हिस्सा है, जिसमें हमने सारी बातें करी। तो ये हम मध्य प्रदेश का डेटा हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम एक बार पूरा जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 क्या हमसे प्राथमिक क्षेत्र के संदर्भ में बोल रहा है, वो सारे आयाम एक बार देख लेते हैं। आप बस करेंट से इसको अपडेट कर लीजिएगा, जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो आगे कंटिन्यू करते हैं। यदि वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2024-25 के दौरान उद्यानिकी फसलों की यदि मैं बात करूं तो यहाँ क्षेत्रफल जो है 27.29 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 28.39 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि उत्पादन 409.30% लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 425.68 लाख मीट्रिक टन हो गया है। इस अवधि में उत्पादकता लगभग 15 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर पर स्थिर बनी रही, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है, उद्यानिकी की बात कर रहा है। ध्यान रहे वर्ष 2024-25 के त्वरित अनुमान के अनुसार मध्य प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में फसल क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्यों तथा स्थिर मूल्यों पर क्रमशः 10.43% एवं 2.67% रहा है। ध्यान रखना, योगदान प्रचलित मूल्य पर 10.43% और स्थिर मूल्य पर 2.67% रहा है, ठीक है। फसल क्षेत्र का योगदान, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। और फसलों की थोड़ा सा और अच्छे से हम यदि हम बात करें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, तो सबसे पहले हम देखते हैं अनाज को, ठीक है। अब दोस्तों ये 25-26 का डेटा है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहले अनाज की हम बात करते हैं, तो अनाज के क्षेत्रफल में वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में 4.39% की वार्षिक वृद्धि हुई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। धान की यदि मैं बात करूं तो वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान धान के क्षेत्रफल में 6.39% की गिरावट देखी गई, जो वर्ष 2023-24 में 4,150 हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2024-25 में 3,885 हजार हेक्टेयर रह गया, ठीक है, मतलब यहाँ पर कमी हुई है। वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान धान के उत्पादन में 2.70% की मामूली गिरावट दर्ज की गई, जो वर्ष 2023-24 में 14,229 हजार टन से घटकर 2024-25 में 13,845 हजार टन रह गया है। देखो थोड़ी सी बात समझिएगा, जब
उत्पादन गिरेगा, तो इससे मतलब सीधी बात समझ में आ रही है कि जब भी किसी क्षेत्रफल में यदि कमी होगी तो उसके उत्पादन में भी फिर सीधी सीधी बात है कमी ही होगी। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है। मक्का मक्का इंपॉर्टेंट है। मक्का के क्षेत्रफल में 49.25% की वृद्धि दर्ज की गई, जो वर्ष 2023-24 में 1543 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 2024-25 में 2303 हेक्टेयर हो गया है। ठीक है, यहाँ पर वृद्धि हुई है। चलो, तो मक्का के उत्पादन में भी फिर क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। 64.61% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 2023-24 में लगभग 4933 हजार टन से बढ़कर 2024-25 में 8120 हजार टन हो गया है। तो यहाँ पर वृद्धि हुई और इसी के साथ मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर पहले नंबर पर आ गया है। ठीक है, गेहूं की यदि मैं बात करूं, वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान गेहूं के क्षेत्रफल में भी 3.47% की मध्यम वृद्धि दर्ज की गई है, जो वर्ष 2023-24 में 9770 हजार हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 10109 हजार हेक्टेयर हो गया है। वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान गेहूं उत्पादन में 16.22% की वृद्धि दर्ज की गई, जो 32,896 हजार टन से बढ़कर 38,232 हजार टन हो गया है। ठीक है, ध्यान रखना गेहूं का। यदि दलहन फसलों की बात करें, है ना, तो दलहन फसलों की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो वर्ष 2024-25 में दलहन फसलों के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2023-24 की तुलना में 17.29% की गिरावट दर्ज की गई। दलहन उत्पादन में 21.90 की तीव्र गिरावट देखी गई, जो वर्ष 2023-24 में 7296 हजार टन से घटकर 2024-25 में 5698 हजार टन रह गई है। इसी प्रकार चना की यदि मैं बात करूं, तो 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान चना के क्षेत्रफल में 35.83% की गिरावट दर्ज की गई, जो वर्ष 2024-25 में चने के उत्पादन में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई 38.49%। ठीक है, इसीलिए हम पहले से दूसरे स्थान पर अब पहुंच चुके हैं। ठीक, ध्यान रखना। आगे मैं उड़द की बात करूं, उड़द के क्षेत्रफल में वर्ष 2024-25 में 37.11% की कमी दर्ज की गई और उड़द के उत्पादन में वर्ष 2024-25 में 32.87% की कमी देखी गई। इसी प्रकार अरहर और मसूर की यदि मैं बात करूं, अरहर और मसूर के क्षेत्रफल में वर्ष 2024-25 में क्रमशः 2.58% तथा 11.89% की गिरावट देखी गई। ठीक है, तो अरहर में कितनी 2.58% तथा मसूर में कितना 11.89% की गिरावट देखी गई। ठीक, मसूर के उत्पादन में वर्ष 2024-25 में 26.94% की कमी देखी गई, वहीं अरहर के उत्पादन में 7.30% की गिरावट देखी गई। इसी प्रकार मूंग की बात करूं, तो मूंग के क्षेत्रफल में वर्ष 2024-25 में 6.01% की वृद्धि देखी गई और मूंग के उत्पादन में 5.14% की वृद्धि देखी गई। इसी प्रकार मटर के संदर्भ में बात करूं, तो मटर के क्षेत्रफल में वर्ष 2024-25 में 105.43% की तीव्र वृद्धि देखी गई और मटर के उत्पादन में भी इसी प्रकार 77.95% की मजबूत वृद्धि देखी गई। ठीक है, तो इस बात को भी थोड़ा आप यहाँ पर ध्यान रखना। आगे हम तिलहन की यदि बात करें, तो तिलहन के क्षेत्र में वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में 5.20% की गिरावट दर्ज की गई। इस प्रकार कुल फसल क्षेत्र में वर्ष 2023-24 में 30,445 हजार हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2024-25 में 29,687 हजार हेक्टेयर टन रह गया, जो वर्ष 2023-24 की तुलना में 2.48% की गिरावट को दर्शाता है। तिलहन उत्पादन में 5.27% की गिरावट देखी गई, जो वर्ष 2023-24 में 10022 हजार टन से घटकर 2024-25 में 9494 हजार टन रह गया है। इसी प्रकार राई और सरसों की यदि मैं बात करूं, तो राई और सरसों का क्षेत्रफल वर्ष 2023-24 के 1.335 हजार हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2024-25 में 838 हजार हेक्टेयर रह गया है, अर्थात इसमें 37.23% की भारी गिरावट
देखी गई। और राई और सरसों का उत्पादन वर्ष 2023-24 में 2045 हजार टन से घटकर 2024-25 में 1108 हजार टन रह गया, जिसमें लगभग 45.82% की भारी गिरावट देखी गई, जो सर्वाधिक रूप से हम यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो राई और सरसों में भारी गिरावट हुई है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, सोयाबीन की यदि मैं बात करूं तो सोयाबीन के क्षेत्रफल में 3.10% की कमी देखी गई। इंपॉर्टेंट है, सोया राज्य है हमारा मध्य प्रदेश, इसे हमें टेक दिया हुआ ही है, तो यहाँ पर ध्यान रखना। इस बार क्या है, महाराष्ट्र पहले नंबर पर आ गया है और हम जो है सेकेंड नंबर पर आ गए हैं। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पर बताया था सारा डेटा कि चना में भी हमारा भारी गिरावट हुई है, इसलिए हम यहाँ पर भी जो है सेकेंड नंबर पर आ गए हैं, महाराष्ट्र पहले नंबर पर आ गया है, और सोयाबीन भी हमारा पहले नंबर पर थे, हम अब दूसरे नंबर पर आ गए। ये देखो मैंने बताया था, ये ध्यान रखना। और ये महाराष्ट्र जो है पहले नंबर पर आ गया। ठीक है, तो सोयाबीन में भी भारी गिरावट है ना, 3.10% की। ये चलता रहता है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का ये जो है चलता रहता है आगे पीछे। तो सोयाबीन के क्षेत्रफल में 3.10% की कमी देखी गई, जो वर्ष 2023-24 में 6060 हजार हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2024-25 में 5872 हजार हेक्टेयर रह गया है। सोयाबीन का उत्पादन वर्ष 2023-24 के 6836 हजार टन से घटकर 2024-25 में 6624 हजार टन रह गया, पिछले वर्ष की अपेक्षा 3.10 की मामूली गिरावट दर्शाता है। 3.10 की कमी हुई है सोयाबीन के उत्पादन में, क्षेत्रफल में, और ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखना है ना। चलो, वाणिज्यिक फसलों की यदि मैं बात करूं तो गन्ना और कपास। गन्ना की यदि मैं बात करूं तो गन्ने के क्षेत्रफल में 9.96% की कमी दर्ज की गई, जो वर्ष 2023-24 के 115 हजार हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2024-25 में 107 हेक्टेयर रह गया है। गन्ना के उत्पादन में 19.50% की गिरावट देखी गई, जो वर्ष 2023-24 के 759 हजार टन से घटकर 2024-25 में 611 हजार टन रह गई है। इसी प्रकार कपास की यदि मैं बात करूं तो कपास के क्षेत्रफल में 14.70% की गिरावट दर्ज की गई है, जो वर्ष 2023-24 के 630 हजार हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2024-25 में 537 हजार हेक्टेयर रह गया है। कपास के उत्पादन में तुलनात्मक रूप से 3.78% की मामूली कमी दर्ज की गई है, जो वर्ष 2023-24 के 873 हजार हेक्टेयर टन से घटकर वर्ष 2024-25 में 840 हजार टन रह गया है। ठीक है, चलो, मसालों की यदि मैं बात करूं 2024-25 में मसालों का कुल क्षेत्रफल और उत्पादन क्रमशः, यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो 9.42 लाख हेक्टेयर, और उत्पादन की यदि हम बात करें तो 57.43 लाख मीट्रिक टन हो गया है। और अदरक एवं लहसुन का औसत उत्पादन क्रमशः, यदि अदरक की बात करें तो 5.56 और लहसुन की बात करें तो 20.87 लाख टन रहा। सब्जियों का उत्पादन यदि हम देखें यहाँ पर तो वर्ष 2024-25 में सब्जियों का कुल क्षेत्रफल और उत्पादन क्रमशः, यदि मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो 13.26 लाख हेक्टेयर, और यदि मैं इसके उत्पादन की बात करूं तो 259.86 लाख मीट्रिक टन हो गया है। और पिछले 5 वर्षों में आलू, प्याज और टमाटर, इनका यदि औसत उत्पादन देखें तो क्रमशः आलू का 52.15%, प्याज का 40.18% और टमाटर का 33.74 लाख मीट्रिक टन रहा है। फलों की बात करते हैं अब। ठीक है, चलो देखो, अब बच गया हमारा फल। तो फल का जो है दोस्तों 2024-25 का भी डेटा हम देख लेते हैं, और फिर हमारा 2025-26 का भी देखते हैं, और इसी के साथ हमारा ये प्राथमिक क्षेत्र का जो बिंदु है लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर भारत के संदर्भ में यदि फल की मैं बात करूँ तो विश्व में हमारा कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर ब्राजील है। और यदि यहाँ पर मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 उसके अनुसार मैं बात करूं तो हमारा देश में चौथा स्थान है फलों के उत्पादन में। ठीक है, ध्यान रखना। और यदि मैं आंवला और संतरा की बात करूं तो इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है पहले नंबर पर है ना, ये बात आप ध्यान रखना। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 अब थोड़ा सा डेटा और हमें बताएगा, उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर
देख लेते हैं। और ये क्या कहता है कि वर्ष 2024-25 में फलों का रकबा 4.80 लाख हेक्टेयर तथा उत्पादन 102.07 लाख मीट्रिक टन रहा है। पिछले 5 वर्षों में केला, आम, संतरा का औसत उत्पादन कितना रहा दोस्तों? 8.92%, आम का 23.24% और संतरा का 22.07 लाख मीट्रिक टन रहा है। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये हमारा दोस्तों फल वाला भी हो गया और फसल वाला भी हो गया। फिर हमने यहाँ पर पशुधन देख लिया था। ठीक है, अब हमारे कुछ सेगमेंट हैं जो बचते हैं, जिसमें एक है मांस उत्पादन, ठीक है, एक है वानिकी और एक है खनन और उत्खनन। तो पहले मांस उत्पादन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में मांस उत्पादन। ठीक है, तो मांस उत्पादन की यदि मैं बात करूं तो मांस उत्पादन भी 9.86% की वृद्धि दर्ज करते हुए 154.41 हजार टन तक पहुंच गया है। 2024-25 में प्रति व्यक्ति मांस की उपलब्धता लगभग 1.76 लाख प्रति वर्ष रही है, ध्यान रखिएगा। और प्रजातिवार प्रदेश में मांस उत्पादन में मुर्गी पालन का सर्वाधिक योगदान लगभग 42% रहा है और बकरी पालन का कितना दोस्तों? 28%। ठीक है, ध्यान रहे वर्ष 2024-25 के त्वरित अनुमान के अनुसार पशुपालन क्षेत्र का योगदान प्रचलित तथा स्थिर मूल्य पर क्रमशः 5.41 तथा 5.35% रहा है। अंडा उत्पादन की यदि मैं बात करूं तो 2024-25 में कुल अंडे का उत्पादन लगभग 3072.72 लाख रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.79% की कमी को दर्शाता है। वर्ष 2024 के दौरान प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता 35 अंडे प्रति वर्ष रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो वानिकी की यदि मैं बात करूं, वानिकी का प्रचलित भाव पर योगदान वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2.20% था, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2.13% हुआ है। प्रचलित भाव पर यदि मैं जीवीए की बात करूं तो 31,304 करोड़ रुपए से बढ़कर 33,633 करोड़ रुपए हो गया है, जिसमें वृद्धि दर यदि प्रचलित भाव पर देखें तो 7.44% और स्थिर भाव पर देखें तो 2.54%। ठीक है, तो वानिकी भी हमने यहाँ पर देखा है, जो प्राथमिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। और अब हमारा लास्ट बचता है दोस्तों खनन और उत्खनन। खनन उत्खनन की यदि मैं बात करूं तो खनन एवं उत्खनन का प्रचलित भाव पर योगदान वर्ष 2024-25 में 3.21% था, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2.96% रहा है। और प्रचलित भाव पर जीवी यदि इसका देखें तो 45,677 करोड़ रुपए से बढ़कर 46,715 करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, यदि खनन उत्खनन की प्रचलित भाव पर वृद्धि दर देखें तो 2.27% की हुई है और स्थिर भाव पर 3.31%। ठीक है, इसके पश्चात दोस्तों हमारा अब जो है द्वितीय क्षेत्र आ जाता है। लेकिन प्राथमिक क्षेत्र की कुछ ऐसी बातें जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, उनको हम बजट के रूप में भी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा बजट जो है हमें किस प्रकार से जो है प्राथमिक क्षेत्र के लिए कुछ बातें बताता है, उनको थोड़ा सा समझते हैं। देखो मेरी बात समझिएगा, हम पूरा प्राथमिक क्षेत्र कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस प्राथमिक क्षेत्र को आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार और बजट जो आया है 26-27 का, इसके अनुसार पूरी तरीके से सारे आयाम जो है इसके हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में हम कृषि को देखते हैं, तो हमारा आगे जब हम मध्य प्रदेश में कृषि देखेंगे तो वहां मैं इसको बहुत अच्छे रूप से और आपको वहां पर कंप्लीट करवा दूंगा। अभी आप हमारा जो बजट है 26-27 का, ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र को लेकर और इसकी कुछ हाइलाइट्स जो हमें ध्यान रखनी है वो हम एक बार यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखो मध्य प्रदेश का बजट जो है 2026-27 का, ये हमसे क्या कहता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये जो बजट है इसमें हमने मुख्य फोकस रखा है ज्ञानी पर। ठीक है, ज्ञानी मतलब जी से गरीबी, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, एन से नारी। यहाँ तक अभी तक चल रहा था ज्ञान, लेकिन अभी 2 आई इसमें और जोड़ दिए गए हैं। एक आई कहता है हमसे इंफ्रास्ट्रक्चर और एक आई हमसे कहता है इंडस्ट्री। तो गरीब कल्याण मतलब अंत्योदय की अवधारणा को साकार करना है, हर व्यक्ति का क्या करना है? कल्याण करना है। युवा शक्ति, युवाओं में कौशल विकास एवं रोजगार से संबंधित जो प्रशिक्षण हमें प्रदान करना है, इस बात को ध्यान रखना है। ए से अन्नदाता मतलब जो हमारे किसान हैं,
इनकी आय में क्या करनी है दोस्तों, वृद्धि करनी है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे हमें ध्यान रखना है। एन से नारी, नारी शक्ति जो हमारी सशक्त नारी रहेगी, जिसमें हमने जन भागीदारी पर अभी बात करी थी कि श्रम बल जो रहे उसमें महिलाओं की लगभग 60% जो है भागीदारी हमें सुनिश्चित करनी है। थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी। आई इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हमारी आधारभूत जो संरचना है इसको हमें विकसित करना है, इस अवस्था में ले जाना है। इंडस्ट्री, औद्योगिक निवेश, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करना है, हमारे मध्य प्रदेश में निवेश करें, है ना। औद्योगिक गतिविधियां बेहतर तरीके से संचालित करनी है। तो ये है ज्ञानी की अवधारणा और ये हमारे बजट का मुख्य फोकस रहा है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना। दूसरा है नॉमिनल जीडीपी। 2023-24 में कितनी थी, 13.7 करोड़। जो समृद्ध मध्य प्रदेश जब हमारा 2047 में जब हम विकसित अवस्था में पहुंचेंगे उस समय कितना ले जाना है, 250 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। बजट के कुछ स्तंभ है, जैसे 3 वर्षीय रोलिंग बजट, है ना। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने रोलिंग बजट की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, और यह कब से कब, 27 से 28 और 28 से 29 तक रहेगा। ठीक है, किसान कल्याण वर्ष 2026 हमने घोषित किया है, ध्यान रखना, ये भी हमारे बजट का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है ना। किसान कल्याण वर्ष कौन सा है दोस्तों, 2026, है ना। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये भी हमारे बजट की जो है प्रमुख वो है, स्तंभ है, ध्यान रखना। और पूंजीगत व्यय, बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु 80,266 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय जो है प्रस्तावित है, इंपॉर्टेंट है। और कुछ नई योजनाएं जो हमने संचालित करनी है और हमारे मध्य प्रदेश को विकसित अवस्था में ले जाना है। तो ये कुछ बजट के हमारे स्तंभ है। ठीक है, इसके अतिरिक्त थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बजट का आकार देखते हैं। तो 2025-26 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 2026-27 के बजट का आकार में कितने, 11% की वृद्धि हुई है, इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, एक बार हम बजट को एक ही नजर में देखते हैं, और ये जो राशियां है ये सारी राशि करोड़ रुपए में है ना। मैं आपको यहाँ पर सीधा सीधा बस डिजिट बताऊंगा, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में देख लीजिएगा। यदि मैं कुल प्राप्तियों की बात करूं लेखा वर्ष 2024-25 के संदर्भ में, तो 319,604 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, करोड़ रुपए सॉरी, है ना, ये ध्यान रखना। पुनरीक्षित अनुमान की बात करूं, 353,943 करोड़ रुपए। बजट अनुमान 2026-27 कुल प्राप्तियां यदि हम देखें 389,397, और पुनरीक्षित अनुमान में वृद्धि और कमी की यदि बात करूं तो इसमें 10% की जो है यहाँ पर ये हुई है, ठीक है, वृद्धि हुई है। चलो आगे, अब ये जो है राजस्व प्राप्तियां है, राजस्व प्राप्तियां के सामने आपके ये जो डेटा दिया हुआ है 11% की वृद्धि, पूंजीगत व्यय, इसका डेटा आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप एक बार देख लीजिएगा। कुल व्यय इतना सारा रहा है, इतनी वृद्धि, और राजस्व व्यय, है ना, इसी प्रकार पूंजीगत व्यय, इसी प्रकार विनियोग की राशि और राजस्व अधिशेष। तो ये कुछ बिंदु है, ये आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, लेकिन एक बार मोटा मोटा आप पढ़ लेना बजट का, इसमें आप इतना ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, बस मेरा आपको बताने का काम है, आप एक बार उसको देख लीजिएगा। अब आपको जो ध्यान रखना है वो ये है, कृषि क्षेत्र से संबंधित बजट के अनुसार जो है कृषि क्षेत्र से संबंधित कितना जो है अनुमान यहाँ पर लगाया गया है बजट के लिए, बजट, ठीक है। देखो, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के लिए कितना दोस्तों, यह जो है राशि आपको करोड़ रुपए में ही है, 31,186 करोड़ रुपए, है ना। और 26-27 का जो अनुमान है इसमें 31,759 वृद्धि हुई है ना। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 1332, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1863। इसी प्रकार पशुपालन एवं डेयरी विभाग के लिए पहले कितना था, 2014, अब है 33%। सहकारिता विभाग के लिए 1987, अब 167, यहाँ पर थोड़ी कमी कर दी है। और इसके अलावा उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग 539, अब जो है 772। और मत्स्य कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग जो है इसके लिए एक समय में कितनी, 342 करोड़ रुपए की राशि जो है अनुमानित थी। पुनरीक्षित अनुमान जो ये बताता है 25-26 का, जो अब 413 हो गया है, 26-27 में इतना बताया गया। तो इसमें कितनी दोस्तों, लगभग 4% की वृद्धि हुई है। पहले 37,400 करोड़ रुपए था, अब 38,850 करोड़ रुपए हो गया। मतलब यहाँ पर कितने दोस्तों, 4% की वृद्धि हुई है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, कृषि क्षेत्र से संबंधित जो है
यदि बजट अनुमान की बात करें तो पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में अभी जो 2026-27 का जो बजट अनुमान आया है इसमें जो है 4% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखना। अब कृषि तथा इससे संबंधित कुछ आर्थिक सहायता है जो बजट 2026-27 में दी गई है। एक बार इनको जल्दी जल्दी मोटा मोटा यहाँ पर पढ़ लेते हैं ताकि आपका कुछ इसमें छूटे नहीं। देखो, राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को क्या बताया दोस्तों, किसान कल्याण वर्ष बताया है, इस बात को ध्यान रखना। मध्य प्रदेश किस किस में दोस्तों, दाल, संतरा, टमाटर, धनिया और लहसुन उत्पादन में देश में पहले नंबर पर है। ठीक है, और गेहूं तथा तिलहन के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, और सब्जियां तथा फल के उत्पादन में अब मध्य प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर है। सब्जियों के उत्पादन में मध्य प्रदेश तीसरा है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, लेकिन अभी जो आया है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 इसके अनुसार हमारा मध्य प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर बताया गया है। और बजट भी जो हमसे क्या कहता है कि सब्जियों और फल के उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ठीक है, देश के कुल सोयाबीन उत्पादन का लगभग 35% हमारा मध्य प्रदेश उत्पादित करता है, और अभी महाराष्ट्र के बाद दूसरा हमारा मध्य प्रदेश जो है देश में सोयाबीन उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है, और 431.24 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता के साथ मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। ठीक है, और ये जो डेटा है ये आप थोड़ा हटा दीजिएगा, इसको ध्यान मत रखिएगा। किसानों को कुल 12,000 रुपए की वार्षिक जो है यहाँ पर राशि मिलती है, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए और सीएम किसान कल्याण योजना के 6,000 रुपए मिलते हैं। ठीक है, प्रदेश में वर्तमान में लगभग 70 लाख किसान क्रेडिट कार्ड धारक है, और मध्य प्रदेश में देश का सर्वाधिक 21.42 लाख हेक्टेयर जैविक प्रमाणीकृत क्षेत्र है। प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना के तहत 3,000 करोड़ रुपए से 1 लाख सोलर सिंचाई पंप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। पशुपालन के संदर्भ में यदि हम बजट देखें तो प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 707 ग्राम है, और राष्ट्रीय औसत से कितना दोस्तों, 485 ग्राम अधिक है ना, 46% अधिक है। ठीक है, चलो ये ध्यान रखना। सरकार का लक्ष्य मध्य प्रदेश को देश की मिल्क कैपिटल बनाना है, और प्रदेश की 3,000 गौशालाओं में 4.75 लाख गोवंश का पालन हो रहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ष 2025-26 में 3 लाख मीट्रिक टन से अधिक मछली उत्पादन हुआ। ठीक है, ये बात यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये हमारी कुछ पुस्तक है दोस्तों, जिसमें ये पुस्तक मार्केट में उपलब्ध है, जनजातियाँ भी उपलब्ध है, और ये दोनों पुस्तकें भी हमारी मार्केट में उपलब्ध है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर पर जाकर खरीदे नहीं, लेकिन देखिए जरूर, आपको किताब अच्छी लगेगी। उसमें हमने बहुत मेहनत की है, और पढ़ने में भी आपको मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लास जो है पूरा डेटा पर आधारित है। अब मैं इसमें आपको क्या समझाऊं, यदि मैं इसमें और भी आपको चीजें मेरी साइड से समझाना शुरू करूंगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। समय का भी अभाव है, और डेटा ऐसा है कि मैं आपको बता दूंगा बोल के, लेकिन आपको केवल 4-5 बार जब तक आप नहीं देखोगे तब तक याद नहीं होगा। इसलिए जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, वो नोट डाउन कर लीजिएगा, और साथ में 3-4 दफ़ा देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अब हमें हर चीज़ नहीं पढ़नी है। 2023-24 का डेटा भी यदि हम पढ़ने बैठेंगे, 2024-25 का भी यदि हम देखेंगे, 25-26 का भी हम देखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आएगी। तो परेशान नहीं होना है। हम इसमें जो जो छोड़ने जैसी चीज़ें हैं उनको ध्यान नहीं रखेंगे, जो पढ़ना है उन पर फोकस करेंगे, उन पर थोड़ी चर्चा करेंगे, और इसी क्रम में अपनी पूरी यूनिट 6 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कल हम मिलते हैं द्वितीय क्षेत्र के साथ। ठीक है, और फिर हम तृतीय क्षेत्र देख लेंगे। फिर हमारा राजकोषीय घाटा हुआ, गरीबी, बेरोजगारी, पर कैपिटा इनकम, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, एफडीआई वगैरह सब कंप्लीट करेंगे। और फिर आएंगे हमारा नया टॉपिक जो रहेगा मध्य प्रदेश की जनसंख्या, फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, और इसी क्रम में हम आगे जो है पर डे जो है एक क्लास जो है कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। हो सकता है 1 से 2 से 3, 3 से 4, जितनी क्लासेस संभव हो पाएगी उतना हम करेंगे जल्दी जल्दी, ताकि आपकी बेहतर तरीके से यूनिट 6 कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं दोस्तों, और जुड़े रहिएगा। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।